और अब खबरें देवभूमि की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार अपर जिला जज न्यायालय में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। आरोपियों की कोटद्वार के कोर्ट में पेशी के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस को कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के साथ क्योंकि कईयों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि कांग्रेस जिला युवा मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जांच टीम एसआईटी से वीआईपी गेस्ट के नाम का खुलासा करने की मांग की है। और उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर जश्न की तरह मनाया जा रहा है उसे। और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के अब तक के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1 साल के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाएंगे। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगा के सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर जनता को जागरूक करने का फैसला लिया है। पार्टी का 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका का विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देशीय शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देशीय शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। बता दें कि धामी सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए, जिसके तहत सख्त नकल विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिक आरक्षण को मंजूरी के साथ ही सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून को लागू कराया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल फ्लॉप साबित हुआ है। सुना है धामी सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर समूची भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम करके जश्न मनाएगी। हम भी तो जाने आखिर जश्न है किस बात का। यहाँ राजधानी देहरादून में युवाओं के ऊपर लाठी चला दी गई, इस बात का जश्न है, या अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया, इस बात का जश्न है, केदार भंडारी अभी तक नहीं मिला, इस बात का जश्न है, या जोशीमठ भू धसाव में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री की बंदर बांट की गई, इस बात का जश्न है, या फिर पूरे उत्तराखंड को भूमाफियाओं को गिरवी रखने का जश्न है, या खनन माफियाओं के द्वारा यहाँ की नदियां नाले खाले सब चीर देने का जश्न है। जश्न आखिर है किस बात का कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं एक के बाद एक यहाँ के भर्ती घोटालों में पाए जा रहे हैं। जश्न इस बात का है, या आपके 6 पार्षदों ने अंसल ग्रीन वैली में जो सत्ता का नंगा नाच दिखाया, जश्न इस बात का है। धाकड़ धामी का 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन 1 साल में क्या उपलब्धियां हुई है, जिस तरह से सरकार शोर मचा रही है, वो हमें एकदम ऐसा लग रहा है कि वे हमारी जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात न करें, जो कि बहुत प्रमुख मुद्दे हैं इस राज्य के, ज्वलंत मुद्दे हैं, तो जो तत्कालीन मुद्दे हैं इस राज्य के, वो भी ये सरकार हल नहीं कर पाई। आप ये देखिए किस तरह से यहाँ का युवा सीधा सीधा नशा के गिरफ्त में जा रहा है और जो ड्रग माफिया है वो पूरी तौर से उत्तराखंड में अपने पांव जमा चुका है। यहाँ पे आपने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट हमें शर्मसार कर रही है कि सीधा सीधा खनन में सरकारी डाका पड़ रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर अंकिता हत्याकांड में वीआईपी बताने में क्यों कतरा रही है सरकार? बेरोजगारों का जो एक मांग थी कि हमें न्याय संगत भर्ती 22 साल में नहीं मिली है, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी करो, वहां भी तुम पीठ दिखा रहे हो। देखिए, सरकार 1 साल की उपलब्धि का जश्न मनाने जा रही है कि सरकार बने हुए 1 साल होने जा रहा है,
तो हम सरकार से कुछ हमारे सवाल है, जनहित के सवाल है, उन्हें पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार उन चीज़ों को लेकर जश्न मनाना चाहती है? क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल गया उसका जश्न मनाना चाहती है? यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया उसका जश्न मनाना चाहती है? प्रदेश का पलायन रुकने में क्या काम किया, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? आज सीबीआई की जांच नहीं हो पा रही है, हमारे युवाओं के जो ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? और सबसे बड़ी बात कि क्या इस प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया इस प्रदेश सरकार ने? बहन अंकिता भंडारी के उस वीआईपी का क्या नाम बता दिया? तो ये सरकार की तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके विषय में वो 1 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं उनसे कि क्या सरकार ने वो सब काम कर दिए? क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ क्या उसकी जांच हो गई? जितनी जांचें ठंडे बस्ते में पड़ी है लोकायुक्त का ना होने के कारण, क्या सरकार की यही उपलब्धियां हैं? किसी भी सरकार के आकलन के लिए 1 साल का कार्यकाल बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार की दिशा और दशा का आकलन तो किया ही जा सकता है। सीएम धामी ने कम उम्र का होने के बावजूद भी अपने विरोधियों को पीछे छोड़कर हर किसी के दिल में जगह बनाई है। देहरादून से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए शहबाज हुसैन की रिपोर्ट। और पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ की है। निशंक ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने आम जनता को ध्यान में रख के बजट बनाया है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर धामी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार के बजट के प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की तारीफ कर रही है। और इसी कड़ी में रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धामी सरकार के बजट की तारीफ की। एक ऐतिहासिक बजट पे बोल सकते हैं, और इस बजट को जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला 10 वर्ष, ये जो अगली 10 वर्षों का काल रहेगा वो उत्तराखंड का होगा। और ये भी कह सकते हैं कि 2025 में जिस तरीके से देश को एक आदर्शतम राज्य देने की कोशिश राज्य की है, हमारी सरकार की है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की है, उसका कहीं ना कहीं इस पूरे बजट में एक बिंब दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बजट पहले के बजट की अपेक्षा और दूरगामी, दूरदृष्टि और सबका साथ, सबका विकास के रास्ते से हो करके गुजरने वाला सबका प्रयास और सब के साथ का जो मिल कर के आगे बढ़ने का, रोजगार परक होने का जो बजट है, और वो उसमें बहुत कुछ संभावनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि 77,407.08 करोड़ का जो ये बजट है, यदि गत वर्ष की अपेक्षा देखेंगे तो 18.05% की इसमें बढ़ोतरी है। और यदि कुल प्राप्तियों को भी देखेंगे इस बजट में तो 24,744.31 करोड़ करके ये गत वर्ष की अपेक्षा ये भी 18.44% इसमें भी बढ़ोतरी है। जो राज्य के स्वयं के संसाधन हैं उसमें भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी की है। BM जो एक्ट कहता है तो उसके तहत भी यदि आप देखेंगे तो ये जो राजस्व सरप्लस जो है 4,309.55 करोड़ का जो अनुमानित लगाया है, तो वो गत वर्ष मुझे लगता है कि 2,600 करोड़ के करीब था, ये भी बढ़कर के हुआ है। तो ये सरप्लस बजट हो गया और पूंजीगत परिव्यय में भी उसी अनुरूप उसकी वृद्धि है। यदि मोटा मोटा आंकड़ों के हिसाब से हम कहेंगे तो ये जिस तरीके का बजट बनाया गया है, जिस तरीके से योजनाओं को समाहित किया गया है, वो बहुत अच्छा है। अगले बजट में 57,057 करोड़ का राजस्व प्राप्ति का जो अनुमान है, और जो चालू वित्तीय वर्ष में 51,474 करोड़ का राजस्व प्राप्तियों का, जो कि अभी ये चालू वर्ष चल रहा है, लेकिन मोटा मोटा यदि इसको भी देखेंगे तो ये भी राज्य सरकार की जो अपनी महत्वाकांक्षा है और जिस तरीके से उसका टारगेट है, वो ये साबित करता है कि राज्य सरकार
अपने संसाधनों को भी पूरी ताकत के साथ बढ़ाने पर पूरा प्रयत्न कर। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक को लेकर सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि G20 के आयोजन की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। और बैठक में आयुक्त कुमाऊं, उधम सिंह नगर के डीएम और नैनीताल डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और शासन के उच्च अधिकारियों के साथ जुड़े रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि G20 की राज्य में होने वाली बैठकों से विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान बनाने का अच्छा अवसर है। दिनेशपुर नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार के आवास पर बीजेपी के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण विषय पे शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ के सुनाया गया। इसके अलावा बीजेपी द्वारा किए गए कामों को भी बताया गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। आज शक्ति केंद्र प्रभारी का सम्मेलन था। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे मेरे निवास पर राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। जो संसद में पेश हुआ था उसको जो है कार्यकर्ताओं के सम्मुख ये रखा गया और कार्यकर्ता बहुत खुश थे क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं उस कार्य को विभिन्न तरीके से यहाँ पेश किया गया। प्रत्येक शक्ति केंद्र पर लगभग 200 की संख्या का एक कार्यक्रम होना है और जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे 4 कार्यकर्ताओं द्वारा पढ़ा जाएगा। यानी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको हमारे 4 कार्यकर्ताओं के माध्यम से शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं तक, शक्ति केंद्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। देहरादून में शुक्रवार रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और ओलावृष्टि हो सकती है, तो मैदानी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। प्रदेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। उत्तराखंड प्रदेश के मैदानी जिलों में जहां बारिश तो पर्वतीय ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। खेती किसानी इससे जहां प्रभावित हुई है, वहां पहाड़ के कई रास्ते भी बंद हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन मौसम साफ होने के आसार नहीं है, जबकि अगले 2 दिनों के बाद मौसम साफ हो सकता है। तापमान गिरने से जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं लोगों की रूटीन कामकाज पर भी इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग ने बताया है कि पहाड़ में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। राजधानी देहरादून और यदि आसपास की बात करें तो कल शाम से ही बारिश का सिलसिला जारी है। मसूरी में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है, जबकि विकास नगर और इसके आसपास के इलाकों में बारिश होने से जो मौसम है वो प्रभावित हुआ। साथ ही खेती को भी प्रभावित किया है बारिश ने। फसलों को, विशेषकर जो फलों के पौध में बौर आई है, वो भी इससे प्रभावित हुई है। अगले 48 घंटों के बाद मौसम साफ होने के आसार हैं, तभी लोग सामान्य जनजीवन जी सकेंगे। इस बीच तापमान गिरने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और उत्तराखंड में मौसम का रुख बदला है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिस कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। और लक्सर में हुए मूसलाधार बारिश और तेज आंधी के चलते कई जगह नुकसान खेती को पहुंचा है, फसलों को पहुंचा है और सरसों की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस वजह से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। उधर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश से अभी किसी प्रकार के नुकसान होने की जानकारी नहीं मिली। कृषि विभाग और तहसील प्रशासन द्वारा बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। जिले भर में किसानों की
जो फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान इस बेमौसम बरसात ने पहुंचाया है। और यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 3 और नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी देहरादून को रिपोर्ट भेजी है। इनमें बिजनौर के धामपुर का केंद्रपाल और दीपक शर्मा और मनोज जोशी शामिल है। केंद्रपाल की 73 लाख रुपए की संपत्ति पाई गई है। दीपक शर्मा की 40 लाख रुपए और मनोज जोशी की 11 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। इनमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। इसी में जो पेपर लीक धांधली में संदिग्ध जो अभियुक्त थे उनकी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही थी। इसमें पूर्व में 4 अभियुक्तों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जा चुकी थी। अब इसमें 3 और अभियुक्तों के जिनके नाम केंद्रपाल, मनोज जोशी और दीपक शर्मा हैं, तो इनकी भी चल अचल संपत्ति जो है जिन्होंने गलत माध्यम से अर्जित की है उसकी रिपोर्ट बनाकर डीएम देहरादून साहब को प्रेषित कर दी गई है। केंद्रपाल है अभियुक्त, इसकी 73 लाख की संपत्ति है। मनोज जोशी की लगभग 11 लाख की और दीपक शर्मा की लगभग 40 लाख की चल अचल संपत्ति है जिसकी रिपोर्ट भेजी गई है। और पहाड़ों में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं और उत्तराखंड के सोमेश्वर में करीब 70 साल से विलुप्त मानी जा चुकी उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिली, जिससे ये जीव जंतुओं में रुचि रखने वाले लोगों और स्थानीय लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये गिलहरी तारों में फंसी हुई थी, जहां स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे तार से निकाला गया, जिसके बाद वो गिलहरी उड़ गई। और जल संस्थान अब पानी कनेक्शन की चोरी करने वालों पर नकेल कसने जा रहा है। बता दें कि सचिव प्रशासन सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने जानकारी दी और कहा कि विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया है, जिसके चलते पानी के कनेक्शन की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि अधिशांसी अभियंता और डिवीजन स्तर पर समय समय पर निगरानी की जाती है और पानी कनेक्शन की चोरी करने वाले तत्वों पर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन अब विजिलेंस सेल के गठन से पानी कनेक्शन की चोरी पर काफी हद तक रोक लग पाएगी। कई बार इलीगल कनेक्शंस पाए जाते हैं और पानी की उसमें जो थेफ्ट है उसके लिए हमारे विभाग द्वारा हालांकि पहले भी कार्य किए जाते हैं। अधिशासी अभियंता डिवीज़न स्तर पर भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग होती है और अभी विभाग में एक सेल अलग से भी इसका गठन किया है। विशेष रूप से जो इस प्रकार के कनेक्शंस की चोरियाँ हैं, पानी की चोरी हैं और उस पर थोड़ा उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करने के लिए ताकि इस चीज़ को कम किया जा सके, इसके लिए सेल का गठन किया गया है। और जिलाधिकारी वंदना ने मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और डीएम ने कहा कि मल्ला महल में फेज 1 के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद फेज 2 में तेजी लाई जाएगी। डीएम ने बताया कि मल्ला महल में बनने वाले म्यूजियम के लिए सरकारी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। मल्ला महल का कार्य काफ़ी लंबे समय से फेज़ 1 का कार्य यहाँ चल रहा है, जिसका रूटीन इंस्पेक्शन समय समय पे यहाँ हम लोग करते रहते हैं। पिछली बार जो निरीक्षण किया था उस वक्त फेज़ 1 के कार्य की प्रगति थोड़ा धीरे थी। उसके बाद उनको निर्देश दिए गए थे मजदूरों की संख्या इत्यादि बढ़ाने के लिए। अभी विभाग के द्वारा इसमें कुछ प्रगति लाई गई है। साथ ही फेज़ 2 का भी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन हो गया था पिछले निरीक्षण के समय में ही, उसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विभाग ने वहाँ फिजिकली कार्य प्रारंभ कर दिया है। म्यूज़ियम का काम जो होना है उसका भी लगभग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अभी अंतिम चरण में है। उसके बाद इसको भी हम पैरेलली। और जमीन के फर्जी कागज तैयार कर बैंक से ऋण लेने के मामले में पुलिस ने एक नटवर लाल मनोज मंडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस 2 साल से आरोपी की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी, रामपुर रोड, हल्द्वानी, यूको बैंक, रुद्रपुर और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा गदरपुर से फर्जी तरीके से कर्ज लिया था। जो व्यक्ति है मनोज मंडल पुत्र तारा मंडल, निवासी बसंतीपुर, दिनेशपुर, उधम सिंह नगर का, ये पहले अपने मकान को बेचता था,
फिर वो किसी दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री कर देता था और अपने नाम की जो रजिस्ट्री थी उसे दूसरे बैंकों में लेकर दूसरे या तीसरे या अन्य बैंकों में ये गिरवी रख देता था और वहां से बैंक लोन ले लेता था। इस प्रकार से ये बैंकों को भी और अन्य जो लोग हैं जो इसके झांसे में आ जाते थे उन्हें भी ये प्रताड़ित करता था और आर्थिक रूप से उन्हें नुकसान पहुंचाता था, क्योंकि प्रॉपर्टी बैंक अपने कब्जे में कर लेती थी और जो लेने वाला था उसको कुछ नहीं मिलता था लास्ट में। तो इसका तलाश सुराग रची पता रची जारी करते हुए इसे कल हमने गिरफ्तार किया है और आज इसे माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एमएससी की तरफ से सिडकुल में 2 दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन के मौके पर सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक सन्नी चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में 49 इंडस्ट्रीज पहुंची, जिसमें से 18 इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉल लगाए थे। वहीं एमएससी की योजनाओं का लाभ इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। डिपार्टमेंट एमएसएमई की तरफ से एक वेंडर डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, जिसमें हमने सभी इंडस्ट्रिस्ट को इनवाइट किया था पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें से अराउंड 49 के आसपास हमारे इंडस्ट्रिस्ट आए थे और जिसमें से 18 इंडस्ट्रीज ने अपनी स्टॉल लगाई थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो जॉइंट डायरेक्टर हैं श्री आर.के. चतुर्वेदी साहब, वो भी आए थे और एमएसएमई की तरफ से भी काफ़ी अच्छी हेल्पफुल मिली। और गवर्नमेंट की तरफ से 3 इंडस्ट्रीज़ थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार से थी, बेल इंडिया लिमिटेड कोटद्वार से थी। उनका भी प्रोग्राम ये था कि जो भी उनको नीड थी, जो हमारे यहाँ कोटद्वार इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं, उनको वो इन्वाइट कर रहे थे कि वेंडर डेवलपमेंट कैसे कैसे हो। यहाँ एमएसएमई डेवलपमेंट कार्यालय हल्द्वानी से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एक प्रोग्राम है जिसमें माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 25% परचेज कंपलसरी किया गया है। मतलब जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, भारत के विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनको अपना वार्षिक खरीद का 25% हिस्सा माइक्रो और स्मॉल सेक्टर से परचेज करना है। तो इसी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई तक पहुंचाने के लिए हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर किया। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम था जिसमें जो माइक्रो और स्मॉल यूनिट थे उन्होंने अपने प्रोडक्ट। और ऋषिकेश के गोमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाए जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और लोगों का कहना है कि आबादी क्षेत्र में कचरा निस्तारण प्लांट नहीं बनने देंगे। बता दें कि गोमानीवाला के ग्रामीण कचरा निस्तारण प्लांट के विरोध में धरना स्थल से उठ के मुख्य मार्ग पे जाम लगाने पहुंचे। सूचना मिलते ही आला अधिकारी यहां पहुंचे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। शासनादेश और शासन स्तर पर जो बैठक हुई थी उसका कार्यविधि जारी किया जा चुका है और उसमें ये निर्देश मिले हैं हमें कि यदि नगर निगम के पास कोई उपयुक्त वैकल्पिक भूमि हो तो शासन को अवगत कराया जाए। जो प्रोसेसिंग प्लांट बनना है, यहाँ पर धरने पे जो लोग बैठे हैं उनसे भी वार्ता की गई है। देखिए, वार्ता की गई है तो उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई है, आगे भी वार्ता करेंगे। छोटी सी मांग है कि साहब इसको हमारे जो आबादी क्षेत्र है जहाँ ये प्रस्तावित किया हुआ है कूड़ा निस्तारण केंद्र, इससे दूर ले जाइए। और हमारे जो पार्षदों ने बोर्ड बैठक में पास किया है कि इसे 5 किलोमीटर दूर और रास्ता 100 फीट से लीजिए, हम उस प्रस्ताव के साथ में। चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं और सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह की तैयारियां की जा रही है। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव धर्मनगरी हरिद्वार पड़ता है। इसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार में गढ़वाली व्यंजन का लुत्फ यहाँ पे मिल पाएगा, स्वाद मिल पाएगा। इसके लिए हरिद्वार पर्यटन विभाग द्वारा एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है, जिसको बेरोजगार महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया। पर्यटन विभाग का ये राही मोटल है और आप लोगों को पता होगा कि पहले यहाँ काफ़ी कूड़े के ढेर और गंदगी रहती थी और बड़ा अभिनव प्रयास किया है। और नेचर महिला स्वयं सहायता समूह ने यहाँ पर गढ़वाली व्यंजनों का एक बहुत अच्छा सा छोटा रेस्टोरेंट भी आप कह सकते हैं इसको, एक स्टॉल लगाया है। 10 महिलाओं को इसमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे पहाड़ के व्यंजनों का इसका प्रचार प्रसार भी अच्छा होगा
और इन महिलाओं की इनकम भी बढ़ेगी। पर्यटन विभाग का ये तो जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने इस रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया और चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत होगी।